पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अच्छे लेखक, बेहतरीन सियासत की समझबूझ रखने वाले, आप अखबारात में देखते रहते होंगे, यानी शाह खालिद मिसबाही, जो एमए की डिग्री भी रखते हैं और अभी बीएड कर रहे हैं। तो आज उनसे बिहार इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिहार इलेक्शन में मुस्लिम वोटर एक बहुत बड़ी तादाद में है और एक बिखराव की सी कैफियत पैदा हो जा रही है। शाह खालिद साहब, आपका बहुत स्वागत है द पॉलिटिकल पर्सन में। दावत के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत अहम है और इस तरीके से मौजू पर बात करना ये बहुत का तकाजा है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, देश में अभी बिहार में चुनाव हो रहा है और वहाँ पर आप जानते हैं मुस्लिम आबादी 17-18% है और वहाँ जो मेन अपोजिशन लीडर हैं तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आपने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी यानी AIMIM और उसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को अपने गठबंधन में क्यों नहीं लिया। याद है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बहुत कोशिशें की थी महागठबंधन में शामिल होने की, ताकि फासिस्ट ताकतें दोबारा सरकार में ना आ सकें और सब मिल करके एक होकर के बीजेपी को हराने के लिए पूरी कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने लेटर भी लिखे, उनके घर के सामने भी गए, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। फिर जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने असदुद्दीन ओवैसी को अपने उसमें गठबंधन में क्यों नहीं लिया, तो उनका कहना था कि एक्सट्रीमिस्ट, यानी इसका उर्दू में या हिंदी में कहते हैं इंतहा पसंद, मतलब दहशतगर्द, उग्रवादी, उन लोगों की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। तो देश के इतने बड़े लीडर और संसद रत्न जैसी उपाधि को पाने वाले, इतनी बड़ी पार्टी जिसका कई राज्यों में जनाधार है, उसके इतने बड़े लीडर को इस तरह बोल देना, आप क्या समझते हैं इसको? मान साहब, ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि देखिए, जहाँ आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो अलायंसेस बिहार में बनाए गए या भारत की पॉलिटिक्स के एतबार से जो अलायंसेस बनाए गए इंडिया महागठबंधन, तो सबका जो मकसद रहा, जो मोटिव रहा, वो एक ही रहा कि भाजपा गवर्नमेंट को हराना है, ये चीज़। और इस नुक्ते के तहत जब देखा जाए कि भाजपा गवर्नमेंट को शासन में आने से रोकना है, तो MIM जो पार्टी है, उस पार्टी का भी मकसद यही है। और वो अलायंस जो आज बिहार में लड़ रहा है, बिहार के इलेक्शन के तनाजुर में अगर बात की जाए, वो अलायंस जो अभी बिहार में लड़ रहा है, उस अलायंस का भी मकसद यही है कि भाजपा को शासन में ना आने देना, भाजपा को हराना। और सेम जो मकसद है MIM का भी कि हम भाजपा सरकार को गवर्नमेंट में आने नहीं देंगे, लेकिन MIM को अलायंस से दूर जो रखा गया है, यह चीज़ एक चिंते का एक विषय है कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है और इसके पीछे का ये जो अभी महागठबंधन जो वहाँ बनाया गया, उन लोग क्या सोचते हैं, ये सभी लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक सोचने का विषय है। और रही बात जो अभी जो क्रिटिसिज्म जो चल रहा है MIM को लेकर, MIM को लेकर बिहार में या बिहार के अलावा दीगर राज्यों में जहाँ कहीं भी चुनाव होता है और इलेक्शन आते हैं, तो फिर MIM पर इस तरीके का तंज करना एक आम सी बात हो गई है। कोई भाजपा की बी टीम कहता है, कोई बहुत तशद्दुद वाली बात, जैसे आपने कभी कहा एक्सट्रीमिस्ट, वो तशद्दुद आदमी है वो, तो इस तरह का जो क्रिटिक्स है वो आम है। लेकिन यहाँ पर एक बयान खुलता है, यहाँ पर अपोजिशन जहाँ भाजपा था, अब ये जो अलायंस, जो महागठबंधन, जो RJD के लोग हैं, अभी हालिया जो पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो मुकाबला हो रहा है वो भाजपा को छोड़कर MIM को हराने का हो रहा है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स, हाँ, MIM को हराने की मतलब बात हो रही है, क्योंकि जो एक मकसद जो लोगों के बीच में देखा गया कि हमारा पॉलिटिकल गोल, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हमारी इस साल की है, वो ये है
कि हम किसी ना किसी तरीके से भाजपा गवर्नमेंट को शासन में नहीं आने देना है। असदुद्दीन अवैसी ऑलवेज मतलब उनका जो स्टेटमेंट्स होता है अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट्स, इनकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पर वो क्रिटिक्स करते रहते हैं। सबसे पहले जो भारत के पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की पॉलिसी पर जो क्रिटिक्स होता है वो असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से होता है। कोई भी गवर्नमेंट का जो भी स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट का एक्शंस का वॉच डॉग, उनका जो बयानिया होता है, हर कोई उनका जो एक्शंस होता है, उनकी जो पॉलिसी होती है, उनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो आप देखिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो देखो, एवरीबडी इज द अगेंस्ट द मैनिफेस्टो ऑफ द भाजपा गवर्नमेंट, जनसंघ से ये मतलब हर चीज़ उनका इस तरीके से। लेकिन इसके बावजूद भी अलायंस से उनको दूर रखना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सियासी मुबस्सिरीन के नज़र में तो होता है कि चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और रही बात देखिए, एक तो होता है कि गठबंधन से दूर रखना और मतलब राजनीतिक तौर पर उनके विरोधी होना, एक है मतलब आतंकवादी कहना, ये एक कम्युनिटी के इतने बड़े लीडर को ये डेमोक्रेटिक नेचुरलिज्म के खिलाफ है। ये डेमोक्रेटिक नेचुरलिज्म के खिलाफ है। ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें एवरीबडी हैज़ राइट टू वोट, एवरीबडी हैज़ राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो इसमें अगर किसी शख्स के कोई अगर इलेक्शन में आ रहा है, कोई इलेक्शन में आ रहा है, अपना पार्टी बना रहा है, सियासी तौर पर लोगों को बेदार कर रहा है, पॉलिटिकल कॉन्शियस लोगों के बीच में पैदा अगर की जा रही है, उनके बारे में इस तरह से बयान देना एक बहुत मुजरिमाना अमल है। इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए। और मसला तकलीफ, इसके पीछे क्या नियत हो सकती है कि इतने बड़े नेता को डायरेक्टली आतंकवादी बोल देना? ये चीज़ समझने की है मुसलमानों को कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों का पॉलिटिकल के एतबार से जो सेक्युलरिज्म हुआ, पॉलिटिकल के एतबार से, कि हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत जिसके पास उनके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई पॉलिटिकल स्टेप नहीं है, उनके पास कोई पॉलिटिकल रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं है। तो अब सोचिए, वही जो सेक्युलरिज्म जो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आप स्टेट रियासत के एतबार से आप देखेंगे समाजवादी पार्टी, और देखिए बसपा, ये जो आप ये जो पार्टी के देख रहे हैं ना, ये जो तीन बड़ी फैक्टर जो इंडिया के पॉलिटिकल जो हमारा जो रोड मैप होता है या इलेक्शंस जो होता है जिस पर बेस होते हैं, कास्ट, रिलीजन, रीजनलिज्म, तो इन सारी चीज़ों पर ये बटी हुई है। लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, आप देखिए 1990 में मायावती जी, काशीराम ने अपनी जो बिरादरी है उस बिरादरी को लेकर इन्होंने एक कम्युनिटी बहुजन समाजवादी पार्टी का नारा दिया, का एक तहरीक मूवमेंट को रन किया कि इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो जाए। इसी तरीके से यादवों को लेकर उसी बिहार में लालू यादव ने 1990 में ये सोशल कंटेस्ट, सोशल जस्टिस का नाम दिया कि अगर आप राज करना चाहते हो, जैसे यू हैव टू मेड अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस, ये नारा लालू जी देते हैं और सारे यादवों को एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेटिस में बुला के भर देते हैं। सेम इसी तरीके सेम रोड मैप को यादवों के लिए, इस कास्ट के लिए एक यूपी में तैयार हुआ समाजवादी पार्टी ने तैयार किया। इसी तरीके से और आगे आप जाइए, ब्राह्मणिज्म या जो अपर कास्ट पीपल्स ऑफ इंडिया, उनके पास भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रही है। आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी हो या फिर हमारे वाजपेयी जी हों, तो ये सारे लोग देखिए इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म की बात की है इन्होंने। इन्होंने कहा भी जो पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, वो पॉलिटिक्स में है, वो लीडर का हक नहीं है, लीड वही करेगा। अभी तो अवैसी साहब तो ये पढ़े लिखे सम्मानित आदमी है, उनको तो लीडरशिप का हक सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ये चलते चलते 1990 के दशक में इंटेलेक्चुअल लिबर्टी या इंटेलेक्चुअल जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो बात चल रही थी वो चेंज हुई और एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म ने जगह दी। किन जो अपर कास्ट पीपल में, पंडितों में जो हिंदुत्व और इस तरह की मैनिफेस्टो हमारे बीच में चल रही है। लेकिन आप गौर करें, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। 2012 में यूपी में पीस पार्टी के नाम से एक मुहिम, एक पॉलिटिकल एक सियासी शुरू चालू हुआ था, डॉक्टर अयूब ने शुरू किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसके विधायक को खरीद लिया। सेम जैसे बिहार में हुआ था इससे 2020 के इलेक्शन में कि 5 नुमाइंदे जीते भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के,
वो दूसरी पार्टी में चले गए। सेम यही गेम इसके साथ हुआ कि ये मुसलमानों का जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म कायम है वो कायम रहे, इनको सियासी शऊर हासिल ना हो। वो जो बहुत शर्मनाक 2%, 3%, 4%, 12%, 8% वाले हमारे ऊपर मतलब ये राज करे की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूँ उनके पास पॉलिटिकल शूर है। दे आर पार्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, दे आर एज मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पर्सन्स इन एडमिनिस्ट्रेशंस। तो मुसलमानों को ये महज एक वोट दें और बस वोट देने की राजनीति या उनको सिर्फ एक हासिल हो, उसके अलावा वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन या इंतजामिया का हिस्सा बनाना या देखना नहीं चाहते। अभी आपने 2% की बात की, तो उस पर मैं बताऊं कि अभी मुकेश सहनी जो इंडिया गठबंधन में अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप इंडिया गठबंधन मतलब सेकुलर दलों के साथ में हैं, सेकुलर हैं, आप सेकुलर नेता हैं, तो आपने जितने भी कैंडिडेट दिए हैं उसमें एक भी मुसलमान नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सिनेमा का टिकट नहीं है, हमारे पास एमएलए का टिकट है। अब बताइए कि 2% वाले मुकेश सहनी और मुसलमानों को ये कहते हैं कि हमारे पास एमएलए का टिकट है, मतलब हम तुमको सिर्फ सिनेमा का टिकट देंगे, दूसरी चीज़ों का टिकट दे देंगे, एमएलए का नहीं देंगे। इस बताइए जी। आपका ये बात और इनका ये जो बयान है ना, ये बहुत एक अहम है। देखिए अभी ये जो पार्टी अभी इंडिया सेंटर के एतबार से रोल कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो हमारी बन रही है भाजपा, 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स में कोई भी एक मुस्लिम नहीं है। आप किस सेकुलरिज्म की बात करते हैं? कौन सा डेमोक्रेटिक के अख्तियार? 84 सीट्स दे आर रिजर्व फॉर लोअर सेक्शन पीपल्स। 84 सीट्स एमपी के सीट रिजर्व में, लेकिन मुसलमानों का रिजर्वेशन कहाँ? मुसलमानों का मतलब सियासी शऊर और मुसलमानों की सीट रिजर्व कहाँ पे? ये चीज़ समझने की है कि मुसलमानों को इतनी बड़ी तादाद है, उनको इस तरह का जो बयान दिया गया है, ये बताइए इतनी बड़ी तादाद, क्या उनके अंदर लीडरशिप की कोई क्वालिटी है ही नहीं? उनके अंदर सियासी शऊर कोई ऐसा बंदा है नहीं जो उनको लीड कर सके? तो इस तरह का जो बयान है ये सिर्फ मुसलमानों को ओवर सिंप्लीफिकेशन कर कि इस तरह का बयान देकर वो ओवर सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं, मुसलमानों को सेकुलरिज्म करना चाहते हैं कि वो एक ही तरह ऐसे ही सिर्फ ओढ़ दें सिर्फ, और उनका कोई भी पॉलिटिकल कंसेंसस जो उनका है, सियासी शऊर है, उसमें इजाफा ना हो। वो इसी तरीके से भेड़ भेड़िए की तरह चलते रहे, उनका सारा काम चलता है, कोई मकसद नहीं। चुनाव की घोषणा से पहले जब पार्टियों में आपसी चल रही थी कि कौन गठबंधन किससे करेगा किससे नहीं करेगा, कि लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ आना चाहिए, भाजपा को हराना चाहिए, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कोशिश की कि महागठबंधन का हिस्सा बना लिया जाए उनको भी। उनके भी 2020 में 5 विधायक जीते थे, तो वो भी मिलकर एक साथ ताकत हो जाएगी, तो भाजपा को हराना आसान होगा। उन्होंने जब कहा कि गठबंधन में हमें शामिल करो, नहीं कोई रिस्पॉन्स मिला, तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के जो राज्यसभा मेंबर हैं मनोज झा, उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी साहब भाजपा को हराना चाहते हैं तो इलेक्शन ही ना लड़ें बिहार में। ये 5 विधायक मौजूद हैं, इलेक्शन ही ना लड़ें, जबकि मुकेश सहनी के पास 3-4 विधायक थे, उसके बावजूद 30-25 सीटें देके उनको गठबंधन में शामिल कर लिया गया है। अब किसी पार्टी को जो मुस्लिम नेतृत्व रखती है उसको ये कहना कि चुनाव ही ना लड़ो, ये किस तरह का बयान है? इंडिया का जो कंट्री है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत चल रही है। यहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं, हर किसी को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है। मसला यहाँ ये नहीं है कि एमआईएम को अलग किया जाए। यहाँ पर एमआईएम अगर भाग लेती है, इलेक्शन में शिरकत करती है, स्टेट में जाती है, तो वहाँ पर मुसलमानों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत होगा। और मुसलमानों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई भी पार्टी नहीं देना चाहती। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों का जो वोट है अब तक हर पार्टी में बटा हुआ है। कुछ वोट कांग्रेस को जाते हैं, कुछ वोट भाजपा को जाते हैं, कुछ वोट आप स्टेट के एतबार से देखते, तो हर पार्टी का एक जो वोट बैंक है वो मुसलमान है। तो वो मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट गिवर के तौर पर देखना चाहते हैं, ना कि वोट टेकर के तौर पर। ये इख्तियार किसी ने नहीं दिया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम जो है, मैं आई एम नॉट मेंबर ऑफ द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन मैं अब एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, एक सियासी मुबस्सिर के तौर पर मैं देखता हूँ कि ऐसा क्यों, जब मोटिव दे आर सेम, वो सारे के सारे जो पार्टी सब लोग हराना चाहते हैं, यूपी की पार्टी है, लेकिन यही सेम रेगुलेशन और सेम पॉलिसी एमआईएम की भी है। लेकिन ये क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए कि मुसलमान सियासी तौर से अगर बेदार हो गया तो 2% वाला, जहां आज सीएम है, पीएम है और डिप्टी सीएम का
अभी प्लान लेके बैठे हुए हैं, तो 12% वाला 18% वाला क्या डिमांड नहीं करेगा कि हमको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए? सही। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो यूपी की पार्टी है, वो बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ रही। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं की एक बड़ी लिस्ट स्टार प्रचारकों के रूप में दी है, जो वहां पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। उसमें जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता हैं, एमपी या एमएलए, तो वो उन इलाकों में जाकर जहां पर AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजबूत है और जहां से जीत दर्ज कर चुकी है, वहां पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में किस नियत के साथ भेजा गया होगा, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी का ये जो अमल है, ये एक वोट पोलराइजेशन की तरफ एक कदम है समाजवादी पार्टी का। अखिलेश साहब का ये जो अमल है, देखिए ये कि जब आपको पता है कि किशनगंज, सब लोग देख रहे हैं, आज की मीडिया सब कुछ दिखा रही है, सब कुछ दिख रहा है कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में मजलिस का सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा पूरे बिहार में, लेकिन इन जगहों पर मजलिस की जो भी छाप पड़ी हुई है, उसका असर अगरचे पूरा, उसका असर, उसका एक कब्जा अगरचे पूरे बिहार में ना हो, लेकिन पूरे बिहार में उसका असर पूरे बिहार की सियासत बदली हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के मतलब माहिरीन को वहाँ पर भेजना, पार्टी के लोगों को वहाँ पे जाकर बयान देना, और जो जैसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका वहाँ जाकर खुद अपने ही कैंडिडेट या अपने ही कम्युनिटी की मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की और पॉलिटिकल प्रोग्रेस की जो पार्टी बात कर रही है उसके खिलाफ उसको डिमोट करना। तो ये इस तरीके से लोगों का जो एक आइडिया है, जो माइंडसेट बन गया ना एक तरफ, उसको पोलराइज करना है, लोगों का जो ध्यान है उससे वहाँ से हटाना है कि किसी तरीके से जब ध्यान हट जाएगा तो इनका जो वोट है वो बटेगा। और वोट यहाँ पर बटना ये किस चीज़ की तरफ है? जाहिर सी बात है, वोट अगर बटेगा मजलिस को नहीं जाएगा। अभी मजलिस तो बात कर रहे हैं ना कि वी आर, हम वोट इसलिए मांग रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी हो, हमारी भागीदारी हो, हम बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि इक्वल वोटिंग जो होगा ना, इक्वल वेटिंग सिंप्लीफिकेशन पे MIM बात कर रही है, और इक्वल वेटिंग या पावर शेयरिंग पर अभी RJD या JDO कह दे पावर शेयरिंग, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हम वोट देंगे, तो हमको MIM चूज करने की क्या जरूरत है, या MIM को वोट देने की जरूरत क्या है? ये पार्टियां इस चीज़ पर बात नहीं की, तो आज हमारी मजबूरी है हम जाकर इस तरीके से हम इस जाकर लाए अमल, या हमारा जो मैनिफेस्टो है मुसलमानों ने या बिहार के मुसलमानों ने, मैं कहता हूँ आज कंटेंट बिहार के मुसलमानों ने, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के मुसलमानों ने तय किया कि मजलिस को वोट दिया जाए। अब इसी नैरेटिव को गड़बड़ करने के लिए समाजवादी पार्टी, जो मुसलमानों के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे, उनको उस जगह भेजकर उनका ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो सेट किया गया मजलिस की तरफ से, उसको गड़बड़ करना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। वोट जब पोलराइज होगा तो मजलिस कमजोर होगी, और मजलिस की कमजोरी दर हकीकत एट दैट टाइम मुसलमानों की कमजोरी है। मुसलमानों का पॉलिटिकल कंसेंस बेदार नहीं होगा, उनके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी। तब वी आर हैविंग द मच एजुकेशन बट वी आर नॉट हैविंग द ब्यूरोक्रेटिक सेंस, नॉट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वी आर हैविंग नथिंग। वी आर एट द सिफर। इस चीज को समझने की जरूरत है। मतलब ये है कि जहां पर ये AIMIM मजबूती से लड़ रही, जीतने की पोजीशन में है, वहां पर जाकर मुस्लिमों को थोड़ा सा बहका देना। अब 2-4 हजार वाले जो वोट कट गए तो मजलिस जीतेगी नहीं, मजलिस नहीं जीतेगी तो भाजपा जीत जाएगी। मतलब ये है कि चाहे भाजपा जीत जाए किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन मजलिस नहीं जीतनी चाहिए। अभी मुसलमानों का जो अभी वोट था, अब तक जो था ट्रेडिशनल तौर पर, रवायती तौर पर ये पार्टियां अपना हल समझती थी, लेकिन अब यहाँ कंट्राडिक्शन पैदा हो गया है, कंट्राडिक्शन ऑफ आइडियाज पैदा हो गया मुसलमानों के बीच में, कि हम ये बरसों से मतलब इन पार्टियों को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हमारे मसाले पर कोई बोलता नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों के ताल्लुक से बड़ी तादाद है, मुसलमानों की बड़ी तादाद मुसलमानों की, रोज दिन ब दिन नए मसाइल आते रहते हैं, रोज मसाइल आते रहते हैं। लेकिन इन पार्टियों के अंदर, या इन पार्टियों के अंदर जो मुस्लिम नेता है, दे आर नॉट हैविंग द पावर टू स्पीक आउट सम थिंग्स या क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, दोज आर अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। तो अब एक ही पार्टी बोलती है, वो MIM है। तो अब मुसलमानों का ये जो आइडिया सेट हो गया है कि भाई इस बार हमने, हर बार तो देते हैं दूसरे को, इस बार हम MIM को देख लेते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमारे बारे में क्या बोलती है, फिर उसके बाद वो लाहे अमल तय करेंगे। तो ये कंट्राडिक्शन पैदा करना चाहते हैं, एक कंट्राडिक्शन ऑफ आइडियाज इसको कहा जाता है।
तो इस तरीके से वो फेवर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की पब्लिक या अभी मुल्की सतह पर बात करें, खुद मतलब एक बड़ी तादाद जो है मुसलमानों की, और मुसलमान एक बड़ी तादाद है, सबसे बड़ा अक़लियती तबका है और दूसरे नंबर की आबादी है। क्या इसके अंदर एक सियासी शूर या इसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? अगर ये हुकूमतें, अगर ये पार्टियाँ दें, ये सोचिए भाजपा में 245 543 एमपीज, उनमें से कोई एक भी नहीं, कोई भी मुस्लिम नहीं है। कौन करेगा रिप्रेजेंटेशन? और किस सेकुलरिज्म की बात की जा रही है? किस डेमोक्रेटिक वैल्यूज और किस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू की सिस्टम की आप बात कर रहे हैं? तो ये मतलब ये है कि मजबूर करती है। जी शखल साहब, मतलब ये बनता है कि जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर MIM को ना उठने देना, तो यानी कि भाजपा हराओ का नारा आपका खोखला सा नजर आता है। भाजपा हराओ ये क्या मुसलमानों की जिम्मेदारी है क्या? भाजपा हराओ, सच तो ये जो भी पॉलिसी मुसलमानों के खिलाफ बने या मुसलमानों के खिलाफ जो भी इक़दाम किए गए हैं वो कांग्रेस के टाइम पर या कांग्रेस के अलाइड पार्टी के टाइम पे किए गए होंगे। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, बाबरी मस्जिद तोड़ने के जो मंसूबे बने या इसके खिलाफ जो इब्तदाई जो इक़दाम हुए वो कांग्रेस के टाइम पर हुए। तलाक़ सलासा का मामला हो या इस तरह से और भी जो जुड़े हुए मसाइल हैं वो सब कांग्रेस के दौर में हुए। तो आप मुसलमान खुद चाहता है कि सिविल पॉइजन जो है उसको भेजा जाए। ओपन एनिमीज इज मोर 100 टाइम बेटर देन स्वीट पॉइजन। शाखर साहब, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को आतंकवादी कह दिया गया, दहशतगर्द कह दिया गया, अगर दूसरी कम्युनिटी के नेता को इस तरह से कह दिया जाता तो उसका क्या असर होता? असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट क्यों कहा गया? ये बहुत, अगर ऐसा कहा गया तो ये बहुत बड़ा मुजरमाना अमल है। वो देखिए, ये कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े सियासतदान आदमी है और पढ़े लिखे आदमी है। मैंने तो खुद हैदराबाद में उनके घर पर गया, मैं देखा सब सारी चीज़ें। तो एक अच्छे फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। और एक संसद के बारे में इस तरीके से ज़बान खोलना, ये कि समझिए उनका डिफेमेशन है, उनका डिफेम करना चाहते हैं इस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर। देखिए, अगर किसी और, आप कह रहे हैं ना कि किसी और कम्युनिटी के बारे में या किसी अभी अखिलेश जी को कुछ कह दिया जाए। इससे पहले डिम्पल साहब पर एक मौलाना जी ने कुछ कह दिया था। डिम्पल साहब वो मस्जिद में बैठी हुई थी, देखिए चैनल में घुसकर यादव कम्युनिटी के एक साहब ने उनको जूते से मारा, थप्पड़ बरसाए, उस पर सारी चीज़ें। अभी देखिए, किसी भी कम्युनिटी पर इस तरीके से मतलब मुँह का खोलना, ज़बानगंदी, गलत वर्ड का यूज़ करना, ये एक शर्मनाक बात है। और अगर किसी और कम्युनिटी पर हो तक पूरे भारत में बवाल हो जाता, पूरे भारत में बवाल हो जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की आवाम इसका कुछ जवाब देगी। और क्योंकि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका पॉलिटिकल एजेंडे को देखो या इलेक्शन से पहले उनका जो मैनिफेस्टो आता है उस चीज़ को देखो, तो मतलब ही इज़ नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स। इस चीज़ को वो मतलब मुसलमान और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं हिंदुस्तान के, इन दोनों कम्युनिटी के बारे में हमेशा बात करते हैं। वो दलितों के बारे में बात करते हैं, मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, जितने भी दबे कुचले गरीब आवाम सबके बारे में वो बात करते हैं। अभी यूक्रेन में मैं आपको बताऊं, यूक्रेन में हरियाणा का एक गैर मुस्लिम लड़का फंसा हुआ है। अभी जो जंग चल रही है ना रसिया यूक्रेन का, तो हैदराबाद का भी एक लड़का फंसा हुआ है, ही इज़ मुस्लिम। और लेकिन हरियाणा का और राजस्थान का 2 लड़के फंसे हुए, मतलब बोथ आर नॉन मुस्लिम। लेकिन ओवैसी साहब वो एम्बेसी से और पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं एक्सटर्नल जो अफेयर्स है, जो मिनिस्टर्स हैं उनके ज़रिए बात कर उनको लाने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो अभी बीजेपी बी टीम है या ये मुस्लिम ऐसा करके, तो ये चाहते हैं कि जो आबादी, एक बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है, अब तक इनको वोट देती आ रही है कि मतलब मेरली दे आर सीइंग मुस्लिम्स एज वोटर्स, नॉट पार्टिसिपेशन। उनका कोई पार्टिसिपेशन या मुशारकत के एतबार से उनको सिर्फ वोट देते रहे, इनका काम चलता रहे इस तरह से। अब अगर मजलिस इसमें हार्स करेगी, आएगी, हर जगह इलेक्शन लड़ेगी, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर सियासी शुरू कायम होगा। और वे पार्टियां इनके अंदर एक कायम करना नहीं चाहती। सिर्फ इसी चीज़ का ही बात। आज़ादी से पहले का देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने 42 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट बैक मूवमेंट चलाया। उससे पहले बाबा साहब ने मतलब जितने भी मतलब अपने दलितों के लिए वो हर तरह का पॉलिटिकल बेदारी पैदा करने मूवमेंट चलाए, पार्टी बनाए।
जनसभा, महासभा, ये सब क्या था? मतलब ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था ना। लीग उससे पहले थी, मुस्लिम लीग थी। जिन्ना ने इस चीज़ को महसूस किया, मैं उस कंटेस्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, रहमत अली चौधरी, रहमत अली, लियाकत अली खान। तो इस मकसद क्या है? अभी आज़ादी से पहले तो हमारा मामला ये था कि जहाँ अभी मुस्लिम अक्सरियत की बात आप कर रहे थे ना, कि जिस इलाकों में अक्सरियत ज़्यादा है तो वहाँ पर उठाना चाहिए, तो यही से क्वेश्चन उस टाइम पे भी उठा था 1937 में जब मुस्लिम लीग ने अपने नुमाइंदों को खड़ा किया, तो हर जगह से भाई उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो हर जगह से मुसलमानों को रिजर्वेशन, जितने भी लोग खड़े हुए थे सब जीत गए थे। तो इस तरीके से मुसलमानों के अंदर शऊर भी कायम हुआ था, उनका मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कायम हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद इस चीज़ को ख़त्म किया गया, इस चीज़ को समझने की